नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का पार्ट 5। वो कोई मुश्किल से 20 साल का निहायत दुबला पतला, धनुष की तरह लचकता सा छोकरा था। विक्रम सिंह की एक ही घुड़की से जिसकी आंखें बाहर निकल आई और वो पत्ते की तरह कांपने लगा। तब तक पुलिस की कारों में से निकले 6 व्यक्ति दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। उनमें सबसे आगे राजीव खन्ना था। छोकरे पर एक निगाह पड़ते ही विक्रम सिंह का मन निराशा से भर गया। वो छोकरा हरगिज भी जेंटलमैन किलर नहीं हो सकता था। आनन फानन उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से कोई हथियार बरामद ना हुआ। क्या बात है? छोकरा आतंकित स्वर में बोला। मैंने क्या किया है? क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम सिंह कठोर स्वर में बोला। कहाँ रहते हो? क्या करते हो? सुशील कुमार, वो हकलाया। यही मुगल बाग में रहता हूँ, पढ़ता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस है? उसने लाइसेंस दिखाया। विक्रम सिंह ने देखा, अपने नाम और पते के बारे में उसने एकदम सच बोला था। तुम मैडम की कार के पीछे क्यों लगे हुए थे? मैं कहाँ पीछे लगा हुआ था, मैं तो बस आ रहा था इधर। कार क्यों रोकी? मैडम को रुकते देखकर रोकी थी। मैं समझा था मैडम को किसी मदद की ज़रूरत थी। तुम क्यों मदद करना चाहते थे इनकी? इंसानियत के नाते। तुमने सोच कैसे लिया मैडम को ज़रूरत है मदद की? मैडम ने तो कार अपने घर के सामने लाकर रोकी थी। ये मैडम का घर है? वो उस जाड़ अंधेरी इमारत पर निगाह डालता हुआ बोला, जिसके सामने जसपाल कौर ने अपनी कार खड़ी की थी। हाँ, लेकिन ये इमारत तो कई महीनों से खाली पड़ी है। यहाँ तो कोई नहीं रहता। तुम्हें कैसे मालूम? मैं रहता जो हूँ इसी इलाके में। कार से फौरन बाहर क्यों नहीं निकले थे? मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैडम खुद ही मुझे बुलाएंगी। इन्होंने नहीं बुलाया तो मैं खुद हाजिर हो गया। तुम हमेशा ऐसे ही लोगों की अपनी मदद ऑफर करते रहते हो। आज तक तो करता था, लेकिन अब कभी नहीं करूँगा। तौबा करता हूँ। दोबारा कभी किसी अजनबी औरत की कार के पीछे लगने की कोशिश करोगे? नहीं, कसम खाता हूँ। फुटो। छोकरा सरपट अपनी कार की तरफ भागा। अगली 2 रातें भी वैसे ही बेकार गई। मंगलवार तक ये हालत हो गई कि खुद विक्रम सिंह को न केवल अपनी योजना की कामयाबी पर शक होने लगा, वो उसे मूर्खतापूर्ण भी लगने लगी। बुधवार रात को उसने फैसला कर लिया कि अगले रोज से वो सिलसिला ड्रॉप कर दिया जाएगा और हत्यारे की तलाश का कोई दूसरा ज़्यादा कारामद तरीका सोचा जाएगा। गश्त उस रात भी योजना अनुसार चल रही थी। विक्रम सिंह कार के फर्श पर लेटा बाकायदा ऊँग रहा था, जबकि जसपाल कौर को खुद को पुकारता पाकर उसने आंखें खोली। क्या बात है? उसने पूछा। एक कार पीछे लगी मालूम होती है, वो बोली। हम कहाँ हैं? पहला सेक्टर हमने अभी क्रॉस किया है, लेकिन उसको सिग्नल दे सकने की स्टेज गुजर जाने के बाद मुझे पीछे लगी कार का आभास मिला था। कोई बात नहीं, अब तुम इसी रफ्तार से सेक्टर 2 की तरफ बढ़ती जाओ। ठीक है। कार चलती रही। लगता है, जसपाल कौर तनिक उत्तेजित स्वर में बोला, इस बार सही मछली फंसी है। कैसे जाना? अभी एक नियॉन साइन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी थी। मुझे उसका हुलिया साफ साफ जेंटलमैन किलर जैसा लगा था। अच्छा? हाँ, 35 साल का मोटे काले फ्रेम के चश्मे वाला आदमी है वो। एक ब्राउन मारुति चला रहा है। दैट्स गुड न्यूज़। जसपाल, तुम सेक्टर 3 की कार के करीब पहुंचने से पहले ना रुकना। लेकिन तकदीर ने कार को पहले ही रोक दिया। एकाएक एक फटाक की आवाज़ हुई और कार का अगला एक पहिया बैठ गया। कार जोर से दाईं ओर झूमी और फिर बड़ी मुश्किल से संभली। फिर कार को दोबारा डोलने से रोकने का भरसक प्रयत्न करते हुए जसपाल कौर ने कार रोकी। सड़क पर एक टूटी बोतल पड़ी थी। जसपाल कौर खेदपूर्ण स्वर में बोली, मुझे वो बहुत देर से दिखाई दी थी। फिर मेरे कुछ कर पाने से पहले ही पहिया उस पर चढ़ गया था। वो कहानी छोड़ो। विक्रम सिंह व्यग्र भाव से बोला। हमारी मछली कहाँ है? वो कार मेरे समीप से गुजार ले गया है। अब उसे मेरे से आगे ले जाकर रोक रहा है। वो फिक्र की बात थी। उस वक्त कार 2 सेक्टरों की कारों के बीच में कहीं थी और किसी भी तरफ से मदद हासिल होने की कोई संभावना नहीं थी। वो कार से निकल रहा है। जसपाल कौर बोली। विक्रम सिंह का शरीर पसीने से नहा गया। अगर वो शख्स वाकई जेंटलमैन किलर था तो विक्रम सिंह के कार का दरवाज़ा भी खोल पाने से पहले वो गोली चला सकता था। ऊपर से विक्रम सिंह फौरन गोली इसलिए भी नहीं चला सकता था क्योंकि अभी इस बात की तस्दीक होनी बाकी थी कि मारुति वाला जेंटलमैन किलर ही था।
सुशील कुमार जैसा कोई ऐसी कार वाली असहाय युवती की मदद करने के उत्सुक व्यक्ति नहीं जो कि किसी मैडम की कार का पहिया बस्ट होता देखकर मदद करने की नीयत से रुक गया था। पहिया निश्चय ही बहुत गलत जगह बस्ट हुआ था। अब तो मुझे उसका कद काट भी दिखाई दे रहा है। जसपाल कौर बोली, ये शर्तिया जेंटलमैन किलर है। वो करीब आ रहा है। अब वो अपनी जेब में हाथ डाल रहा है। तुम सीट पर लेट जाओ, विक्रम सिंह उत्तेजित स्वर में बोला। फिर पहले से भी ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए उसने कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर छलांग लगाता हुआ चिल्लाया, खबरदार हिलना नहीं। लेकिन आतता इंस्पेक्टर से कहीं ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। उसका हाथ अविश्वसनीय गति से उसकी जेब से बाहर निकला। उसने बिना निशाना साधने की कोशिश किए अपने सामने फायर किया। इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर से गोली उसके एक आध सेकंड बाद निकली। पता नहीं उसका निशाना शानदार था या उसकी खुशकिस्मती थी कि उसकी पिस्तौल से निकली गोली तब तक कार से बाहर निकल आए विक्रम सिंह की बाईं बांह से आकर टकराई। गोली के धक्के से वो पीछे गिरा और कार की बॉडी से टकराया। खुद उसकी रिवॉल्वर से निकली गोली आतताई के कोई 10 फुट परे से गुजरी। उसने फिर फायर किया। तभी विक्रम सिंह नीचे न सरक गया होता तो दूसरी गोली उसकी खोपड़ी में धंस गई होती। एक चटाक की आवाज के साथ कार की खिड़की का शीशा टूटा। विक्रम सिंह की चलाई दूसरी गोली भी किसी काम न आई। अपराधी घूमकर वापस अपनी कार की तरफ भागा। विक्रम सिंह ने उसके पीछे एक और फायर झोंका जो कि मारुति की बॉडी में एक छेद बनाने में ही कामयाब हो सका। विक्रम सिंह ने झपटकर कार की ओट ले ली। भागना बेकार है, विक्रम सिंह ने खोखली धमकी दी। अपनी खैरियत चाहता है तो हथियार फेंक दे। उत्तर में एक गोली विक्रम सिंह के कान के इतने करीब से गुजरी कि कान की लौ को उसकी तपिश तक महसूस हुई। विक्रम सिंह ने ताक कर 2 फायर किए। एक गोली मारुति के पिछले बाएं पहिए से टकराई। पहिया बैठ गया। अपराधी एकाएक कार का ख्याल छोड़कर उससे अलग हुआ। फिर तूफानी रफ्तार से 2 इमारतों के बीच में मौजूद एक संकरी गली की तरफ भागा। तब तक जसपाल कौर भी संभल चुकी थी और अब वो अपनी रिवॉल्वर से बड़ी सावधानी से अपराधी की दिशा में फायर झोंक रही थी। अपराधी गली में दाखिल हो गया। उसके गली में घुसकर निगाहों से ओझल होने से पहले विक्रम सिंह ने एक बार उसे लड़खड़ाते देखा। शायद जसपाल कौर की चलाई कोई गोली उसकी टांग में लग गई थी। विक्रम सिंह अपनी घायल बांह की परवाह किए बिना उसके पीछे भागा। वो गली में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि वो कोई खास लंबी गली नहीं थी। उसके सिरे पर कोई 8 फुट ऊंची एक दीवार थी जिसको फांदने की कोशिश करता उसे वो दिखाई दिया। विक्रम सिंह ठिठका। उसने सावधानी से निशाना लेकर फायर किया। तुरंत एक दर्द भरी चीख नीम अंधेरे में गूंजी। फिर अपराधी का साया दीवार पर से गायब हो गया। वो दीवार से पार कूद गया था। विक्रम सिंह भागता हुआ दीवार के पास पहुंचा। अपनी घायल बांह की वजह से बहुत कोशिश के बावजूद वो 8 फुट ऊंची दीवार पर ना चढ़ सका। उसे दीवार की परली तरफ से भागते कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अपराधी उसकी पकड़ से दूर होता जा रहा था, लेकिन वो मजबूर था। वो दीवार फांद पाने में असमर्थ था। उसने व्याकुल भाव से दीवार के दाएं बाएं निगाह डाली। उसे दीवार में एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन जब उसने उसे धकेला तो पाया कि वो भीतर की तरफ से मजबूती से बंद था। अब हाथ मलते हुए लौट चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब तक गोलियों की आवाज इलाके के काफी लोग सुन चुके थे और वे सड़क पर इकट्ठे होने लगे थे। बदहवास जसपाल कौर उसे गली के दहाने पर मिली। भाग गया, विक्रम सिंह परेशान हाल स्वर में बोला। तभी उसकी निगाह विक्रम सिंह की खून में रंगी वहां पर पड़ी। आपको गोली लगी है? वो आतंकित भाव से बोली। हाँ, लेकिन हड्डी चटकने से बच गई मालूम होती है। तुम किसी फोन वाले घर में जाकर हेडक्वार्टर फोन करने की कोशिश करो। वहां जमा जो लोग उनका वार्तालाप सुन रहे थे उनमें से कईयों ने बताया कि उनके घर में फोन था। 5 मिनट के भीतर भीतर तीनों सेक्टरों की गाड़ियां समेत पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई। आखिर वो एक अपराधी के हाथों एक पुलिस अधिकारी के घायल होने का मामला था। विक्रम सिंह ने अपने मातहतों को वहां पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों को जल्दी जल्दी वस्तुस्थिति समझाई। फौरन सारी गाड़ियां आतताई के तलाश में उस इलाके में बिखर गई। इलाके को छानने के लिए अभी और गाड़ियां तलब की जा रही थी। घायल जेंटलमैन किलर के गिरफ्तार हो जाने की पूरी संभावना थी। विक्रम सिंह को गारंटी थी कि उसे कम से कम 2 गोलियां जरूर लगी थी। अपराधी द्वारा पीछे छोड़ी मारुति लैबोरेटरी के टेक्नीशियनों के हवाले कर दी गई। जसपाल कौर वाली पंचर कार का पहिया बदला गया। फिर उसने और सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना ने उसी कार पर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन पुलिस द्वारा उस इलाके को छलने की तरह छानने के बावजूद घायल जेंटलमैन किलर गिरफ्तार न हो सका। पता नहीं वो कैसे और कहां गायब हो गया था। विक्रम सिंह की बांह गंभीर रूप से घायल नहीं हुई थी, लेकिन जख्म उतना मामूली नहीं था जितना कि वो उसे समझ रहा था। 2 दिन तो उसे अस्पताल में भी भर्ती रहना पड़ा। फिर उसे 1 हफ्ते के मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत के साथ अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने ऑफिस से भी छुट्टी तो ले ली, लेकिन अपने फ्लैट में भी अपना थाना खुद चलाने की कोशिश में टेलीफोन उसके कान से ही जुड़ा रहा। घर पर उसे जेंटलमैन किलर के केस की प्रोग्रेस की
जो कि नहीं के बराबर थी। पूरी खबर लगती रही। ब्राउन मारुति कार जैसा कि अपेक्षित था चोरी की निकली थी और उस पर से उठाए गए तमाम फिंगरप्रिंट्स कार के मालिक के और उसके परिवार के सदस्यों के निकले थे। प्रत्यक्ष हर बार जेंटलमैन किलर कार इस्तेमाल करते वक्त दस्ताने पहने रहता था। जिस दीवार को फांद कर वो विक्रम सिंह की पहुंच से बाहर निकला था उस पर खून के काफी सारे धब्बे पाए गए थे, यानी कि ये तो निश्चित था कि वो घायल हुआ था। उस खून का लेबोरेटरी में मुआयना करने पर पाया गया था कि वो O+ टाइप का खून था, यानी कि पुलिस को हत्यारे की बाबत एक ये अतिरिक्त जानकारी हुई कि पुलिस उसके ब्लड ग्रुप की वाकिफियत रखती थी। अखबार में हत्यारे की बाबत फिर छपा था और पुलिस ने उसकी कंपोजिट फोटो फिर छपवाई थी। साथ ही पुलिस ने यह विज्ञापन भी छपवाया कि हत्यारा घायल था। अगर वो जिस्म से गोली निकलवाने जैसी किसी डॉक्टरी इमदाद के लिए किसी के पास पहुंचे तो उसकी खबर फौरन पुलिस को की जाए। उस बार जेंटलमैन किलर को प्रेस में बहुत ज़्यादा कवरेज मिला। आखिर अब तक वो 2 कत्ल कर चुका था और 3 व्यक्तियों को, जिसमें से एक पुलिस अधिकारी भी था, घायल कर चुका था। इस बार रोज पुलिस कंट्रोल रूम में दर्जनों टेलीफोन कॉल आने लगी कि हत्यारा फला आदमी ने फला जगह देखा था। उन कॉल्स के मुताबिक एक ही शख्स एक ही वक्त में नगर के ही नहीं बल्कि देश के दर्जनों विभिन्न भागों में देखा गया था। फिर भी हर कॉल को चेक किया गया लेकिन नतीजा कुछ न निकला। घायल हत्यारा गायब था, गायब ही रहा। फिर मृत कैप्टन के परिवार वालों ने हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। 5,000 रुपये इनाम की घोषणा पुलिस ने भी की। उस इनाम की घोषणा के बाद से जेंटलमैन किलर और भी मशहूर हो गया। एक हफ्ते की छुट्टी खत्म हुई तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने ड्यूटी पर जाना शुरू किया। वहां उसके नाम आई काफ़ी सारी डाक जमा थी। डाक में एक लिफाफा ऐसा था जिस पर भेजने वाले का नाम पता नहीं लिखा हुआ था। उस पर विक्रम सिंह का नाम और पता पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर तारकपुर के डाक खाने का ठप्पा लगा हुआ था। कुछ देर उसे उलटते पलटते रहने के बाद विक्रम सिंह ने लिफाफा खोला। भीतर 9 दिन पुराने अखबार की एक कटिंग थी जिसमें जेंटलमैन किलर की पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से भिड़ंत की खबर छपी थी। कटिंग के साथ सादे कागज पर पेंसिल से ही लिखी हुई एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, तू अपने आप को घना सूरमा समझे है लेकिन मेरे पे वार करके कोई जिंदा ना रह सके है, इसलिए इसे अपनी जान की खैर मनानी शुरू कर दे। नीचे किसी के हस्ताक्षर या कोई नाम पता नहीं था। क्या है साहब? उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना ने पूछा। विक्रम सिंह ने पत्र उसे थमा दिया। राजीव खन्ना ने पत्र पढ़ा। किसी अनपढ़ का काम लगता है। फिर वो बोला, कैसे जाना? विक्रम सिंह बोला, जरा से खत में कई गलतियां जो हैं। आपके नाम में उसने पूरा र लगाया है। सुरमा को पट्टे ने सुरमा लिखा है, सिंह ठीक से लिखा है, शुरू को शुरू लिखा है। लेकिन साथ में ये भी तो देखो कि विक्रम से ज्यादा कठिन शब्द इंस्पेक्टर उसने एकदम ठीक लिखा है, सिंह ठीक लिखा है, जिसे कि आम कम पढ़ा लिखा आदमी सिंह लिखता है। सुरमा में साफ लग रहा है कि उसने ऊ की मात्रा ही लगाई थी, लेकिन बाद में उसने उसी मात्रा को वापस घुमाकर उसे ऊ की मात्रा में बना दिया था। और सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है कि उसने जिंदा ज के नीचे और खैर में ख के नीचे नुक्ता लगाया है। जो आदमी मात्रा की इतनी बारीकी जानता हो वो अनपढ़ नहीं हो सकता। यानी कि उसने जानबूझकर पत्र ऐसे लिखा है कि उसे अनपढ़ समझा जाए। हाँ, ऐसा क्यों किया उसने? हमें गुमराह करने के लिए किया। इंस्पेक्टर एक क्षण ठिठका और फिर बोला, लिफाफे पर तारकपुर के डाक खाने की मोहर है, लेकिन उसे ये साबित नहीं होता कि आजकल वो तारकपुर में है। ये भी ज़रूरी नहीं कि पत्र उसने खुद पोस्ट किया हो। ये भी उसकी हमें गुमराह करने की कोशिश है। वो चाहता है कि हम समझे कि वो तारकपुर में है, जबकि वो यहीं कहीं ऐन हमारी नाक के नीचे भी छुपा हो सकता है। उसने आपको कत्ल की धमकी दी है। हाँ, विक्रम सिंह खोखली हंसी हंसा, लेकिन ऐसी धमकी मुझे कोई पहली बार नहीं मिली। यानी कि आपका इस धमकी को गंभीरता से लेने का कोई इरादा नहीं। इस धमकी को तो गंभीरता से लेना पड़ेगा। एक तो हत्यारा अभी आज़ाद है, दूसरे हमें उसकी सूरत तक से ठीक से वाकिफ नहीं, तीसरे वो पहले ही 2 कत्ल कर चुका है जिससे कि उसके हौसले खुल चुके हैं। ओह, गोली तो, विक्रम एकाएक चिंतित भाव से बोला, उस पर जसपाल कौर ने भी चलाई थी। चिट्ठी के साथ हत्यारे ने जो अखबार की कटिंग भेजी है उसमें जसपाल कौर का जिक्र भी है। हो सकता है ऐसी धमकी भरी चिट्ठी उसके पास भी पहुंची हो। मैं मालूम करता हूँ। जसपाल कौर को वैसी कोई चिट्ठी नहीं मिली थी, फिर भी उसको बताए बिना उसकी सुरक्षा का मुनासिब इंतजाम कर दिया गया। चिट्ठी की खबर एसपी तक पहुंची। उसने विक्रम सिंह को तलब किया। विक्रम सिंह ने उसे चिट्ठी दिखाई और चिट्ठी की बाबत अपने ख्यालात से भी उसे अवगत कराया। अब तुम क्या करोगे? एसपी ने पूछा। मैं हत्यारे का मेरा कत्ल करने के लिए आने का इंतजार करूंगा। क्या? जी हाँ, जो शख्स हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमें ढूंढे नहीं मिल रहा, इस तरह वो मुझ तक पहुंचेगा तो सही।
वो मेरा कत्ल करने के लिए आएगा तो लौटकर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो तुम्हारी जान लेने में कामयाब हो गया तो? अव्वल तो ऐसा नहीं होगा, हो भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि वो पकड़ा जाए, भले ही ऐसा उसकी मेरी जान लेने के बाद हो। मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि बहादुरी और मूर्खता में फ़र्क तुम जरूर जानते होगे। मैं जानता हूँ, विक्रम सिंह शुष्क स्वर में बोला। तुम उसकी गिरफ्तारी का क्या इंतजाम करोगे? कुछ तो करूँगा। हत्यारा यहाँ तुम्हारे घर पर या यहाँ से तुम्हारे घर तक के रास्ते में कहीं भी तुम पर वार कर सकता है। तुम्हें हर जगह की निगरानी का इंतजाम कराना होगा और कुछ दिनों के लिए जीप का इस्तेमाल छोड़ दो। जहाँ भी जाओ बंद कार में जाओ। तुम्हारी कार वायरलेस टेलीफोन वाली होनी चाहिए और वैसी ही कार हर क्षण तुम्हारे आगे पीछे होनी चाहिए। आने वाले दिनों में कार तुम्हें घर से लेकर जाएगी और घर छोड़कर आएगी। साहब, इतनी निगरानी में तो हत्यारा मेरे पास भी नहीं फटकेगा, क्योंकि उसकी ख्वाहिश मेरा खून करने की है, खुद आत्महत्या करने की नहीं। मुझ पर हाथ तो वो तभी डालेगा जब उसे गारंटी होगी कि वो मेरा कत्ल करके बच निकल सकता है। एसपी सोच में पड़ गया और फिर इतने लंबे चौड़े इंतजाम की खबर अखबार में छप गई तो उससे पुलिस का इमेज बिगड़ेगा। एक पुलिस इंस्पेक्टर का एक मामूली अपराधी से इस कदर डरना कि पुलिस का सारा लाव लश्कर उसकी हिफाजत में जुट जाए, आम नागरिक में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। तो तुम क्या करोगे? खुद ही उससे निपटोगे अकेले? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत निहायत खुफिया इंतजाम अपनी निगरानी का मैं खुद कर लूँगा। ठीक है, जो मुनासिब समझो करो। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम खामखा शहीद हो जाओ। खामखा शहीद होने का मेरा कोई इरादा नहीं। कोई वजह हो तो बात दूसरी है। तुम्हारे ख्याल से अगर हत्यारा तुम पर वार करेगा तो कहाँ करेगा? यहाँ तो वो ऐसी हिम्मत शायद ही कर पाए। मेरे ख्याल से या तो वो ऐसे रास्ते में करेगा या मेरे घर पर। उसे तुम्हारे घर का पता मालूम होगा? नहीं मालूम होगा तो वो कर लेगा। मेरे घर का पता मालूम कर लेना क्या बड़ी बात है। टेलीफोन डायरेक्टरी भी खोलेगा तो मेरा नाम पता उसमें लिखा पा जाएगा। इस तरह मामूली निगहबानी से वो मेरी दिनचर्या भी समझ सकता है। यानी कि अभी वो ऐसा करेगा? हो सकता है कर चुका हो। उसकी चिट्ठी यहाँ काफ़ी पहले ही पहुंची हुई थी। मैंने उसे खोला आज था। आई सी। फिर एसपी ने उसे डिसमिस कर दिया। पूरे 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन कुछ भी ना हुआ। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह या जसपाल कौर पर वार होना तो दूर, कोई संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति उनमें से किसी के पास तक ना फटका। आरंभ के दिन विक्रम सिंह ने बहुत सस्पेंस में गुजारे। वो अपने फ्लैट की खिड़की के पास खड़ा होता था या इमारत से बाहर निकल रहा होता था या किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हरी होने के इंतजार में कार में बैठा होता था तो हर क्षण उसे ऐसा लगता था कि अभी कहीं से कोई गोली चलेगी और उसकी खोपड़ी को बींच जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ और 1 हफ्ते बाद यही नतीजा निकाला गया कि वो धमकी बोगस थी। जेंटलमैन किलर तो शायद राजनगर शहर तक में नहीं था। पिछले 1 महीने में उसके स्टाइल की कोई और वारदात भी तो नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की उस बाबत एसपी से मंत्रणा हुई जिसमें यही फैसला हुआ कि वो धमकी निश्चय ही बोगस थी। उसी शाम से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और लेडी सब इंस्पेक्टर जसपाल कौर की निगरानी के तमाम इंतजाम खारिज कर दिए गए। ऐसा होने के 3 दिन बाद शनिवार की रात को इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कोई 10:30 बजे के करीब वोकर रोड पर स्थित अपने फ्लैट में पहुंचा। उसने वर्दी उतारी, रिवॉल्वर को हॉल्स्टर समेत एक साइड टेबल पर रखा और कुर्ता पजामा पहन लिया। फिर उसने अलमारी में से विस्की की बोतल और रेफ्रिजरेटर में से सोडा और बर्फ निकाली। विस्की की बोतल का भी उसने ढक्कन ही खोला था कि एकाएक कॉल बेल बज उठी। विक्रम सकपकाया। रात के उस वक्त उसके घर की कॉल बेल तभी बजती जबकि उसका टेलीफोन खराब हो और थाने से कोई आदमी कोई ज़रूरी संदेशा लेकर वहां आया हो। ज़रूर नामुराद टेलीफोन फिर खराब हो गया था। उठकर नंगे पाँव ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला। उसने देखा थाने से कोई हरकारा नहीं आया था। उसकी मौत आई थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। मोटे काले फ्रेम वाले चश्मे के बड़े बड़े शीशों के पीछे से उसकी आंखें भी मुस्कुराती लग रही थी। वो एक खूबसूरत सूट पहने था और सिर पर हैट लगाए था। उसके हाथ में 38 कैलिबर की पिस्तौल थी जिसकी नाल का रुख विक्रम सिंह के पेट की तरफ था। वो निश्चय जेंटलमैन किलर था। जिस शख्स की तलाश सारे प्रांत की पुलिस को थी वो उस वक्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए विक्रम सिंह को पीछे हटने का इशारा किया। विक्रम सिंह पीछे हटा। हत्यारे ने भीतर कदम रखा। अपने खाली हाथ से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसकी खोजपूर्ण निगाह सारे फ्लैट में फिरने लगी। फिर वो साइड टेबल पर पड़ी हॉल्स्टर में रखी रिवॉल्वर पर पड़ी। परे परे चलता हुआ लेकिन एक क्षण के लिए भी इंस्पेक्टर से असतर्क हुए बिना वो साइड टेबल के करीब पहुंचा। उसने हॉल्स्टर में से रिवॉल्वर निकाल ली और उसे अपनी कोट की जेब में डाल लिया। तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, विक्रम सिंह बोला। मैं? वो बोला, कौन हूँ मैं? तुम जेंटलमैन किलर हो।
अखबार वालों ने ये अच्छा नाम दिया है मुझे। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? वो केवल मुस्कुराया। सूरज से खास तौर से मुस्कुराते हुए वाकई ऐसा लगता था जैसे वो मक्खी भी ना मार सकता हो। पिस्तौल भी उसके हाथ में खतरनाक नहीं लग रही थी। मेरी चिट्ठी मिली थी? उसने पूछा। हाँ मिली थी, विक्रम सिंह बोला। वैसी चिट्ठी लिखना तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। तुमने हमें तैयार होने का मौका दे दिया था। अब तैयार हो? वो विनोदपूर्ण स्वर में बोला। हाँ पूरी तरह से। ये इमारत पूरी तरह से पुलिस ने घेरी हुई है। तुम्हारे स्वागत की यहाँ पूरी तैयारी है। तुम हरगिज़ भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ऐसी कोई कोशिश करोगे तो कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। इसलिए हथियार फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। यूँ शायद तुम्हारी जान बच जाए। वो हंसा। तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? विक्रम सिंह बोला। लेकिन ये हकीकत है ही इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी निगरानी के लिए तैनात लाव लश्कर 3 दिन पहले हटाया जा चुका है। कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? नहीं मालूम? उसने मुस्कुराते हुए ही नकली हैरानी जाहिर की। भाई मैंने चिट्ठी में लिखा था कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें चिट्ठी मिली थी। प्रत्यक्ष वो विक्रम सिंह के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहता था। वो उसे खिंचा खिंचा कर मारना चाहता था। तुम, विक्रम सिंह बोला, एक पुलिस अधिकारी का खून करके बच नहीं सकते। अभी तक तो बचा ही हुआ हूँ, वो लापरवाही से बोला। अब तक की बात और थी, लेकिन डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर और वो भी पुलिस ऑफिसर का, क्या फ़र्क है? तुम ज़रूर कोई मेंटल केस हो। तब पहली बार एक क्षण के लिए उसके होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर नाराज़गी के भाव आए, लेकिन फौरन ही वो बदस्तूर मुस्कुराता दिखाई देने लगा। मौत की कगार पर खड़े आदमी के लिहाज से कतरनी अच्छी चलती है तुम्हारी, वो बोला। तुम कायर हो, विक्रम सिंह बोला। अच्छा, कैसे जाना? धमकियां देना कायरों का काम है। तुम भी तो मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, वरना मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। वो धमकी नहीं, वार्निंग है, चेतावनी। जिस क्षण तुमने गोली चलाई उसी क्षण अपनी मौत हो गई, समझना। पुलिस तुम्हें पाताल से भी खोज निकालेगी। तो अभी तक क्यों नहीं खोज निकाला था? कोशिश जारी थी। कोशिश? सिर्फ कोशिश, नाकाम कोशिश, जिसकी कि पुलिस आदी है। तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि चिट्ठी आने से पहले हम समझते थे कि तुम शहर से फरार हो चुके हो और तुम्हारी तलाश हमने लगभग छोड़ दी थी। लेकिन अब कपड़े बदल लो। एकाएक अब उसके स्वर में तनिक उतावलापन आ गया था। क्या तुम मेरे साथ यहाँ से चल रहे हो? कहाँ? किसी ऐसी जगह जो तुम्हारे कत्ल के लिए मुझे पसंद हो। तुमने ये तो नहीं समझ लिया था कि मैं तुम्हें यहीं शूट करने की हिमाकत करूंगा? विक्रम सिंह खामोश रहा। तुम मुझे नीचे खड़ी अपनी पुलिस की कार में कहीं लेकर चलोगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर मारना चाहता हूँ जहाँ से काफ़ी अरसे तक तुम्हारी लाश न बरामद हो। जब तक तुम्हारी लाश बरामद होगी तब तक मैं यहाँ से हज़ारों मील दूर किसी ऐसी जगह पहुँच चुका होऊंगा जहाँ की पुलिस के फरिश्तों को भी भनक नहीं पड़ेगी। वो ठीक कह रहा था। अगर मैं तुम्हारा कहना मानने से इनकार करूँ तो? विक्रम सिंह बोला। तो मजबूरन मुझे यहाँ तुम्हारा काम तमाम करना पड़ेगा। तुम पकड़े जाओगे, देखेंगे। तुम बहस मत करो, हाँ या ना में जवाब दो। मेरे साथ चलते हो या नहीं? चलता हूँ। तो कपड़े बदलो। ये विक्रम सिंह की अपनी पुलिस की नौकरी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी का ही कमाल था कि अपनी मौत उसे मुंह बाएं अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने मानस पटल पर अपराधी का हुलिया ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से उतार लेने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले उसे ये एहसास हुआ कि उसके शिकारों के बयानात पर आधारित आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई जो तस्वीर अखबारों में छपती रही थी उसमें और उसकी असली शक्ल में बहुत मामूली समानता थी, और शायद इसी वजह से वो आज तक गिरफ्तारी से बचा रहा था। किसी भी गवाह ने हत्यारे को नंगे सिर नहीं देखा था, लेकिन विक्रम सिंह को उसे नंगे सिर देखने का भी मौका मिला। विक्रम सिंह के साथ फ्लैट से बाहर निकलने के बाद उसने अपना हैट उतार लिया था और उससे अपना पिस्तौल वाला हाथ कवर कर लिया था। उसके बाल भूरे और लंबे थे और वे इस ढंग से कटे हुए थे कि उनसे उसके कान अपने आप ही ढके रहते थे, और इसी वजह से कनपट्टियों पर कलमें बालों से बाहर नहीं दिखाई देती थी। पुलिस विशेषज्ञ की ये बात ठीक निकली थी कि वो अपनी दाएं टांग पर जोर देकर चलता था। इमारत में ये बात नुमाया नहीं हुई थी, लेकिन बाहर सड़क पर आते ही ये बात उसकी चाल से साफ जाहिर होने लगी थी। फ्लैट से बाहर सड़क तक वे निर्विघ्न पहुंच गए। उसे मालूम था कि महकमे की जो एम्बेसडर कार उस रोज विक्रम सिंह के इस्तेमाल में थी वो वहां खड़ी थी। वो उसे कार तक ले आया और बड़ी सावधानी से उसके साथ कार में सवार हुआ। ड्राइविंग सीट पर उसने विक्रम सिंह को बिठाया। तब उसने हेड वापस अपने सिर पर टिका लिया। चलो, उसने हुक्म दिया। विक्रम सिंह ने इंजन स्टार्ट किया। उसने महसूस किया कि कार में उसके पिस्तौल वाले हाथ पर झपटना बेकार था। वो बहुत सावधान था। तुम्हारी अपनी कार कहाँ है? विक्रम सिंह ने पूछा। मेरी कार?
वो तनिक सक पका कर बोला, मेरे पास कार कहाँ से आई मेरे भाई, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। बावजूद इतनी डकैतियों के अभी गरीब आदमी हो? हाँ चलो। किधर चलूँ? अभी सीधे और फिर शहर से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ। विक्रम सिंह ने कार को गियर में डाला और हीरो बनने की कोशिश न करना। सड़क पर आगे पीछे कोई पुलिस की कार देखकर डिपर की सहायता से हेडलाइट्स बंद करके या किसी और तरीके से कोई सिग्नल देने की कोशिश न करना। जानबूझकर कार को कहीं दे मारने की भी कोशिश न करना। स्पीड देकर कार को एकाएक ब्रेक मारने जैसी कोई फिल्मी स्टाइल मत आजमाना। एक बात याद रखना, तुम्हारी किसी करतूत की वजह से अगर मेरी जान पर आ बनी तो भी मैं तुम्हें मार कर ही मरूंगा, समझ गए? समझ गया। कहीं पर लाल सिग्नल मिले तो कार को यह सोचकर उस पर से भगा ले जाने की कोई कोशिश न करना कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हें गिरफ्तार करने की खातिर तुम्हारे पीछे लग लेगा। ये पुलिस की कार है। महकमे के आदमी पुलिस की कार को पहचानते हैं, सारे आदमी शायद ना पहचानते हो। विक्रम सिंह खामोश रहा। उस वक्त हत्यारे के हर आदेश का पालन करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। पुलिस की गोलियों ने थोड़ी देर बाद विक्रम सिंह बड़े सहज स्वर में बोला, तुम्हें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं किया मालूम होता है काले? क्या? वो सब पकाया। क्या कहा? मैंने कहा लगता है हमारी गोलियों से तुम गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे। गनीमत थी कि बच गया था। अभी तुमने मुझे क्या नाम लेकर पुकारा था? काले। तुम्हारा ये नाम तुम्हारी सांवली रंगत की वजह से बड़ा मालूम होता है। वो खामोश रहा। वैसे असल में क्या नाम है तुम्हारा? जेके। वो विनोदपूर्ण स्वर में बोला। जेके? क्या बना इससे? जेंटलमैन किलर। जब तुम जानते हो कि मैं मर रहा हूं तो अपना असली नाम बताने में तुम्हें क्या एतराज है? मेरा नाम जानना क्या मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? यही समझ लो। ऐसी ख्वाहिश पूरी करना सरकार का काम होता है। मैं सरकार नहीं हूं, सिर्फ जल्लाद हूं। अच्छा यही बता दो कि सारे शहर की पुलिस फोर्स को तुम्हारी तलाश होने के बावजूद तुम गिरफ्तारी से बचे कैसे रहे? अपना हुलिया बदल कर। हुलिया बदल कर? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कोई हुलिया बदला हुआ है। बदला हुआ है, और इस काम में मेरा सबसे ज़्यादा मददगार मेरा ये चश्मा है, जो कि मेरी आंखों को ही नहीं बल्कि 1/3 मेरे चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए है। हकीकत में मेरी निगाह एकदम ठीक है। ऊपर से मैंने अपने नथुनों में प्लास्टिक की 2 गोलियां डाली हुई है, जिनसे मेरी नाक की बनावट बदल गई है और आवाज़ में भी तब्दीली आ गई है। तुमने अखबार में जो मेरी तस्वीर छपवाई थी उसे तो मेरा ये चश्मे वाला और फूली नाक वाला हुलिया ही नहीं मिलता। असली हुलिया क्या मिलेगा? ओह, मुझे पब्लिक तो क्या पहचानेगी? वो गर्वपूर्ण स्वर में बोला। सैकड़ों बार मैं पुलिसियों के आगे से गुजरा, मुझे तो पुलिस ने ही नहीं पहचाना। तुम पढ़े लिखे हो? क्यों पूछ रहे हो? चिट्ठी जो तुमने अनपढ़ों जैसी बनाकर लिखी थी, कैसे जाना? विक्रम सिंह ने बताया। वाह, तुम तो बहुत काबिल पुलिस अधिकारी हो पढ़े लिखे? मैं, उसके स्वर में गर्व का पुट आ गया। BA पास हूँ। कभी गिरफ्तार हुए हो? उसने घूरकर विक्रम सिंह की तरफ देखा। पहले कभी, बहुत पहले कभी, किसी और केस में। चुपचाप गाड़ी चलाओ। एकाएक वो उखड़कर बोला। बहुत हो गई जुबान दराजी। लगता है मैंने तुम्हारी किसी दुखती रग को छू दिया है। कभी पुलिस के हाथों बहुत दुर्गति हुई मालूम होती है तुम्हारी। शट अप। विक्रम सिंह खामोशी से कार चलाने लगा। कार आबादी से बाहर निकल आई तो उसने कार को उस सड़क की ओर ले जाने का आदेश दिया जो कृष्णा नदी के साथ बनी हुई थी। वो सड़क उबड़ खाबड़ थी, उस पर बिजली भी नहीं थी, और रात को तो क्या, दिन के वक्त भी बहुत कम इस्तेमाल होती थी। उस वक्त वो एकदम उजाड़ थी। पता नहीं वो हत्यारा उसे कहाँ ले जाना चाहता था। वहाँ कृष्णा नदी के पार घना जंगल था, लेकिन ऊपर जाने के लिए जो पुल था वो आबादी के करीब था और पीछे छूट चुका था। रोको, एकाएक वो बोला। विक्रम सिंह ने कार रोकी। हेडलाइट्स बुझाओ, इंजन बंद करो और चाबियां इग्निशन में ही छोड़ दो। विक्रम सिंह ने वैसा ही किया। बाहर निकलो। वो बाहर निकला। हत्यारे की पिस्तौल का रुख एक क्षण के लिए भी उससे परे ना हुआ। उसने देखा करीब ही एक पुल था जो इतना काफी चौड़ा नहीं था कि उस पर से होकर कार नदी के पार जा सकती। वहाँ वातावरण एकदम स्तब्ध था। दूर दूर तक कहीं कोई परिंदा तक पर नहीं मार रहा था। चलो, आदेश मिला। किधर? पुल की तरफ। उधर क्या है? उधर जंगल है जिसमें कि मैं तुम्हें शूट करना चाहता हूँ। वहां से तुम्हारी लाश आसानी से बरामद नहीं होने वाली है। कार? विक्रम सिंह अपने खुश होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला। कार का क्या करोगे? उसका भी कुछ तो करूंगा ही। चलो आगे बढ़ो। विक्रम सिंह आगे बढ़ा। एकाएक उसे अपने पांव मन मन के लगने लगे थे। जरा जल्दी जल्दी कदम उठाओ। दोनों ने आगे पीछे पुल पर कदम रखा। एकाएक दूर कहीं एक ट्रक का इंजन गरजा और सड़क पर हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। जैसा कि स्वाभाविक था, हत्यारे की निगाह एक बार सड़क की तरफ उठी। उसी क्षण विक्रम सिंह ने भी घूमकर पीछे देखा। हत्यारे को परे देखता पाकर
उसने एक भी क्षण नष्ट किए बिना अप्रत्याशित फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए बेहिचक पुल पर से नदी में छलांग लगा दी। पानी बर्फ सा ठंडा था। विक्रम सिंह ने ऐसे अनाप शनाप ढंग से नदी में छलांग लगाई थी कि दक्ष तैराक होने के बावजूद बड़ी कठिनाई से वो पानी में अपने आप पर काबू पा सका। जब तक उसका बस चला वो पानी में नीचे नीचे तैरता रहा। फिर सांस लेने के लिए जब उसने सिर पानी से बाहर निकाला तो पाया कि वो पुल से कोई 30 गज आगे निकल आया हुआ था। ट्रक तब तक वहां से गुजर चुका था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर पुल की तरफ देखा। पुल खाली था, हत्यारा पुल पर नहीं था। उसने कान लगाकर उसकी कोई आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई ना दिया। पता नहीं हत्यारा कहाँ था। तभी एकाएक सड़क की ओर वाले किनारे की तरफ एक टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ी। हड़बड़ाकर विक्रम सिंह फौरन डुबकी लगा गया। पानी से भीगकर उसके जिस्म पर मौजूद उसका सूट बहुत भारी हो गया था और उस वजह से वो तैरने में बहुत असुविधा महसूस कर रहा था। हत्यारा वहां से टला नहीं था, बल्कि वो टॉर्च की सहायता से बाकायदा उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा था। उसे कभी तो पानी से बाहर सिर निकालना ही पड़ता। उसने निकाला। टॉर्च की रोशनी बदस्तूर नदी की छाती पर नाच रही थी। हत्यारा किनारे पर तकरीबन उसके साथ साथ ही चल रहा था। जरूर पानी में विक्रम सिंह के हाथ पांव चलाने की आवाज उस तक पहुंच रही थी। ठंड से विक्रम सिंह के दांत बजने लगे थे और उसकी आवाज वहां के स्तब्ध वातावरण में यूं गूंज रही थी जैसे मशीन गन चल रही हो। अपना निचला होठ अपने दांतों के बीच भींचकर बड़ी मुश्किल से उसने उस आवाज को रोका। कम से कम आवाज पैदा करने की कोशिश करता हुआ वो तैरता रहा। इस बार जब उसने पानी से सिर निकाला तो टॉर्च की रोशनी ऐन उसके सिर पर चमकी। तुरंत एक साथ 2 फायर हुए। विक्रम सिंह बाल बाल बचा। इस बार उसने पानी में इतना गहरा गोता मारा कि वो नदी की तलहटी तक पहुंच गया। उसके खुले हाथ तलहटी की रेत से टकराई। उसके एक हाथ की उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराई। उसने उसे दबोच लिया। स्पर्श से उसने महसूस किया कि वो एक पत्थर था। पत्थर के साथ वो फिर पानी की सतह पर उभरा और उसने पत्थर को अंदाजे से किनारे की तरफ खींचकर मारा। पत्थर किनारे तक भी ना पहुंच पाया। बाहर आ जाओ विक्रम सिंह, वो मीठे स्वर में बोला। क्यों ठंड से मरना चाहते हो? विक्रम सिंह खामोश रहा। या शायद डूबकर मरना चाहते हो? कब तक पानी में तैरते रह सकते हो? किनारे से तुम्हें शूट करने में मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे बड़ा पुल है जहां तक कि तुमने देर सवेर पहुंचना ही है। फिर पुल पर से मैं तुम्हें शूट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ठीक कह रहा था। टॉर्च की रोशनी बदस्तूर पानी की सतह को छान रही थी। विक्रम सिंह ने फिर डुबकी लगाई। पहली बार पत्थर पर इत्तेफाक से उसका हाथ पड़ा था। इस बार उसने बड़ी मेहनत करके एक पत्थर काबू में किया। पत्थर के साथ इस बार नदी के मध्य से उभरने के स्थान पर वो किनारे के करीब पानी से बाहर निकला। किनारे पर उसे हत्यारे का साया दिखाई दिया। विक्रम सिंह ने खींचकर पत्थर को गोली चलाने को तत्पर हत्यारे पर मारा। पत्थर हत्यारे की छाती से टकराया। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। टॉर्च उसके हाथ से निकल गई और वो अंधेरे में रोशनी का अर्धवृत्त सा बनाती हुई झमाक की आवाज से पानी में आकर गिरी। साथ ही एक के बाद एक करके 2 फायर हुए, लेकिन विक्रम सिंह पत्थर हाथ से निकलते ही फिर डुबकी लगा गया था। टॉर्च संयोगवश पानी में गिरकर भी बुझी नहीं थी और वो नीचे रेत में जाकर इस प्रकार धंसी थी कि उसका रुख ऊपर की तरफ बना रहा था। उस रोशनी में हत्यारे को गोता खाते विक्रम सिंह के आकार का आभास मिला। फिर 2 फायर हुए। विक्रम सिंह एक बार फिर बाल बाल बचा। तब तक वो छोटे पुल से काफी आगे निकल आया था। अब जंगल की तरफ वाला किनारा अपेक्षाकृत सुरक्षित साबित हो सकता था। विक्रम सिंह ने अपनी बची खुची शक्ति का संचय किया और पूरी शक्ति के साथ परले किनारे की तरफ तैरने लगा। हत्यारे की अपनी पिस्तौल गोलियों से खाली हो चुकी थी, लेकिन उसके पास अतिरिक्त गोलियां भी हो सकती थी और अभी उसके पास विक्रम सिंह की भरी हुई सर्विस रिवॉल्वर भी थी। इसलिए नदी के परले सिरे पर आनन फानन बाहर निकलना खतरे से कतई खाली नहीं था। नदी का पाट इतना ज्यादा चौड़ा नहीं था कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक गोली पार ना हो पाती, लेकिन अब उसके पास टॉर्च नहीं थी। होती तो शायद दूसरे किनारे तक उसकी रोशनी पहुंच पाती और वो उसे देख लेता। किनारे पर पहुंचकर उसने पहले पानी में से सिर निकाला और हाँफते हुए अपने पीछे झांका। दूसरे किनारे पर उसे हत्यारा ना दिखाई दिया। विक्रम सिंह पानी से बाहर निकला और सिर नीचा किए हुए सरपट जंगल की तरफ भागा। पीछे से कोई फायर ना हुआ। वो सुरक्षित जंगल से पेड़ों की ओट में पहुंच गया, लेकिन हत्यारा उसकी तलाश में वहां भी पहुंच सकता था। आखिर वो हथियारबंद था और उसने एक निहत्थे आदमी को तलाश करना था। वो पुल पर से होकर किसी भी क्षण उधर पहुंच सकता था। जंगल में बड़े पुल की ओर बढ़ने पर वो उसे आगे भी मिल सकता था। पता नहीं उसकी तलाश में जंगल में घुसने का वो कौन सा रास्ता अख्तियार करने वाला था। विक्रम सिंह को फिलहाल कहीं छुप जाना ही श्रेयस्कर लगा। छुपने की नीयत से वो एक पेड़ पर चढ़ गया। उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था और उसके दांत फिर बजने लगे थे। भीगे कपड़े उसने अपनी जान लेते मालूम हो रहे थे, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो उन्हें उतार भी तो नहीं सकता था। लगभग सारी रात ठंड से ठिठुरता
इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उस पेड़ पर टंगा रहा। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नोवेल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।